Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to all of you in English Grammar Workshop by Al Haq Education System. First of all, I will tell you about the contents that we will cover in today's webinar or workshop. पहले आपको कंटेंट बताने का मकसद ये, एक तो आपको पता हो कि हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि जब बंदा शुरू में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो तो दिल करता है कि अभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सारे कंटेंट पहले आपको बताने का मकसद ये कि जब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो तो आपके जहन में ये कंटेंट भी रहने चाहिए कि ये चीज हम अभी नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर होती क्या है। हमने इंग्लिश ग्रामर का जो वेबिनार कंडक्ट किया, वर्कशॉप कंडक्ट की, आप लोग जो यहाँ पे वर्कशॉप लेने आए, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ग्रामर होती क्या है और हम इसे सीखते क्यों हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। उसके बाद जब हमने सोच लिया कि हमने ग्रामर सीखनी है, हम यहाँ पे आ भी गए, तो कौन सी टेक्निक्स है जिनके जरिए से हम इसे सीख सकते हैं। एक बिल्कुल बिगिनर है जिसे इंग्लिश की खास हाव नो नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रेजुएट्स होंगे, लेकिन मोस्टली ग्रेजुएट्स इंग्लिश में साइंस वाले होंगे, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो जो बिगिनर होगा वो कहाँ से स्टार्ट करे, जिसे जो समझता है कि मेरी ग्रामर पहले अच्छी है, उसे भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो किस तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस लेवल के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब हम देखेंगे। अब हमने ग्रामर पढ़ ली, हमने सेशन अटेंड कर लिया, तो ये ग्रामर या ये जो रूल्स हमने पढ़े हमारे जहन में किस तरह से रहे। पढ़ लेना तो कमाल नहीं है, वो तो आप 2 दिन लगा के बुक से रीड आउट कर लेते हैं। अब हमने इसको याद किस तरह से रखना है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं कि हमें जो हमने रूल्स पढ़े, जो हमने इंग्लिश ग्रामर सीखी, वो इंग्लिश ग्रामर हमें भूले ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर सीखना हर एक के लिए जरूरी भी है। हर एक जब जिसे पता चलता है कि मैंने जिस एग्जाम में भी जाना है मुझे इंग्लिश ग्रामर चाहिए ही चाहिए, वो सीखना भी चाहता है। लेकिन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ता है आपको इंग्लिश ग्रामर सीखते हुए। अब इंग्लिश ग्रामर हमने चैलेंजेस का भी पता चल गया, अब हमने सीखना शुरू भी कर लिया। इन बुक्स से हमें कंसल्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बुक्स हमने रीड आउट की, कौन कौन सी बुक्स से हमने कौन सा कंटेंट रीड आउट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपने तौर पे आप इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो किस तरह से इंप्रूव करें, उसकी भी तमाम टेक्निक्स ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी कि अगर आप खुद इंप्रूव करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह की आपको कितना टाइम आपको लगेगा और किस तरह से आप इसको लेके चले। लेकिन उसके साथ अल हक एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश ग्रामर के वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहा है, सेशंस करवा रहा है, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक ग्रुप स्टडी माहौल में आ जाते हैं। उस एनवायरमेंटल में रहते हुए आप किस तरह से सीख सकते हैं और क्या कुछ हम आपको डिलीवर करेंगे या सिखाएंगे, या हमारे साथ आपके लिए क्या आसानियां पैदा हो जाएंगी, ये चीज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज ग्रामर। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये एक तरतीब, एक सीक्वेंस है इसके अंदर। यानी मैं अगर कोई भी अल्फाज, अब मैं उर्दू बोल रहा हूं, हम कहने को उर्दू का अहले जुबान ही है, तो लेकिन जो अल्फाज भी मैं अदा कर रहा हूं एक तरतीब से बयान कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने लाइन बोली, मैं बयान कर रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह मैं बयान कर रहा था कह देता, या मैं बयान किया या कुछ और कह देता, तो बिल्कुल अल्फाज उसका मीनिंग बदल जाता। क्योंकि उर्दू है तो हमें हमारी अपनी मादरी जुबान है, हमें उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें बाहर से उसके लिए स्पेशल अलग से उस पर मेहनत करना पड़ती है।
तो वो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज इन करेक्ट मैनर इज कॉल्ड ग्रामर। यानी जिस तरतीब का, जिस सीक्वेंस का मैंने ख्याल रखा, जिन असूलों जवाबत के मुताबिक मैंने ये ख्याल रखा, उन असूलों जवाबत का मुताला ग्रामर कहलाता है। उर्दू में तारीफ कर देंगे तो उर्दू ग्रामर हो जाएगी। जिस तरह हम इंग्लिश में हमें मुश्किल पेश आ रही होती है, कोई इंग्लिश स्पीकर उर्दू सीखेगा तो उसके लिए उर्दू ग्रामर के असूल पढ़ने पड़ेंगे। तो ये है हमारी इंग्लिश ग्रामर। हर एक के लिए जरूरी है कि हमने विदाउट ग्रामर नो लैंग्वेज, या इसके लिए एक बड़ा मशहूर कोटेशन है, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। कि अल्फाज आपके पास हैं, वोकैबुलरी आपके पास है, जिस्म में सब कुछ है, लेकिन अगर बैकबोन नहीं है आप किसी काम के नहीं, आपका जो बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो काम की नहीं। इसी तरह आपके पास आपको लैंग्वेज आते हैं, आपने अल्फाज सीख लिए हुए हैं किसी भी लैंग्वेज के, लेकिन अगर आप उसके पास आपके पास ग्रामर नहीं तो आप उसके जरिए से अपना जो मुद्दा बयान करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो जो नेटिव स्पीकर होता है वो भी ग्रामर का ख्याल कर रहा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम बोल रहे हैं, हम असूल वो जहन में नहीं रखने पड़ते, ऑटोमेटिकली हम बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अल्फाज पे गौर करें, जिस तरह मैंने बताया भी, वो ग्रामर के मुताबिक ही अदा हो रहे होते हैं। इसी तरह इंग्लिश वाले, स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कि आपको ग्रामर की जरूरत नहीं, एक्सेट्रा। बिल्कुल किसी हद तक उनकी बात ठीक होती है, लेकिन विदाउट इंग्लिश ग्रामर आप स्पोकन में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आपको वो डर सा और वो सारा चीज लगा रहता है। तो ये ग्रामर। उसके बाद इंपॉर्टेंस, एक तो आपने जो भी लिखना है उसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत है, यानी इंग्लिश में जो कुछ भी आपने लिखना है, जो भी आपने बात करनी, ग्रामर की जरूरत है। उसके अलावा आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई भी टेस्ट देना है, इंग्लिश उसका लाजमी हिस्सा है। इवन बाकी टेस्ट तो अलग अलग चीज है। आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एग्जाम देना है, आपने जोलॉजी पढ़ी हुई है, आपने जोलॉजी लेक्चरर लगना है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एग्जाम है, लेकिन इंग्लिश आपको वहां पर भी जरूरत है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, सीएसएस में जाना है, पीएमएस में जाना है, या इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो वो तो क्या कहते हैं, इंग्लिश के बगैर पॉसिबल ही नहीं। जितनी आपकी इंग्लिश में अच्छी ग्रिप होगी, आप उतना अच्छे से अपने जो ख्यालात होंगे वो उसको कन्वे कर सकेंगे, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जितनी आपकी राइटिंग इफेक्टिव होगी, आपकी बात उतनी ही ज्यादा वजन रखेगी। यानी मेरे जहन में जितने मर्जी ख्यालात हों इस वक्त इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक, जो कुछ मुझे मर्जी पता हो, अगर मेरे पास उसके मुतालिक अल्फाज नहीं है, यानी मेरी वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं आपको अपनी बात नहीं समझा सकता। या मेरे पास जितना मर्जी नॉलेज हो, अगर मैं यहां पर बोलूंगा नहीं, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरे पास नॉलेज है? तो और इस नॉलेज को कन्वे करने के लिए प्रॉपर वोकैबुलरी की जरूरत है। वोकैबुलरी आपको सीखना पड़ेगी, ग्रामर आपको सीखना पड़ेगी, तभी ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी पोस्ट के लिए आप तब ही जा सकते हैं तब जब आपकी इंग्लिश पर ग्रिप हो। तो ये थी हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ वही बातें करूं जो काम की हैं, तो इसलिए टू द पॉइंट ही मेरी ज्यादातर बातें होंगी और प्रैक्टिकल टाइप ही होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि इसकी जरूरत है, हमें सीखनी ही सीखनी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। टीचर बनना है उसके लिए भी जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है जरूरी। आप कहें मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री ही पढ़ानी है, तो भी जरूरी है भाई आप केमिस्ट्री पढ़ाओ, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट में फिर इंग्लिश आएगी। तो यानी आपने पहले जो कुछ मर्जी पढ़ा, जो सब्जेक्ट मर्जी पढ़ा, आपको इंग्लिश ग्रामर की जरूरत रहेगी। अब इंग्लिश ग्रामर सीखनी किस तरह से? मैंने आपको बताया कि हमारी दो कैटेगरीज हो सकती, कि आया हम बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी
हमें बस हल्का फुल्का इल्म है कि ग्रामर है या बेसिक नाउन प्रोनाउन वगैरह का कुछ हमने जो बचपन में पढ़ा था, मिडिल या मैट्रिक में पढ़ा था, हमें पता है। लेकिन 4 साल हो गए हमें बीएस करते, अब इंग्लिश को हमने खास देखा ही नहीं या काफी दूर है इंग्लिश से। तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें एज अ बिगिनर, या फिर हमने पढ़ी है इंग्लिश, हमें लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, तो तब किस तरह से लेके चलना। पहले मैं बात करूंगा बिगिनर्स की, कि जिसने शुरू से स्टार्ट करना, और हम भी इसी स्ट्रेटेजी को कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फॉलो करेंगे अपने सेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स भी होंगे, इम्प्रूवर्स भी होंगे। तो हम पहले हम बिगिनर्स के लेके चलेंगे, साथ साथ इम्प्रूवर्स को भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। किस तरह से कि जब आपने एज अ बिगिनर स्टार्टअप लेना, सबसे पहले तो आपके पास वो कंप्लीट आउटलाइन हो कि हमने पढ़ना क्या कुछ है, किस तरह से पढ़ना। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, रूल्स देखे। फॉर एग्जांपल आपने टेंसेस ओपन कर लिए, टेंसेस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ही आ गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले तो आपको स्ट्रक्चर सीखनी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक स्ट्रक्चर का सबको आइडिया होता है, आपको भी इल्म होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। हैज हैव यूज होगा, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी बेसिक सी चीज है, आपने सीखी हुई है, आपको इल्म है। लेकिन पेपर में हम जो मार्क खाएंगे वो तब खाएंगे जब हमने इस चीज पे गौर नहीं किया कि हमने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था ये यूज क्यों किया। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इस बात पे भी गौर करना है कि ये हमने किस तरह से यूज किया और हमने क्यों यूज किया। वाई वो आर यूजिंग या वाई आर वो यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोल रहा हूं, तो यहां पर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ही क्यों यूज कर रहा हूं। जब आप इस तरह से सीखेंगे कि जो भी बात आप सीख रहे, जो भी आप टेंस पढ़ रहे, जो भी आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे, हर चीज में आप वाई यूज करें। जो भी आप पढ़े उसको वाई के वजन पे तोल लें कि मैंने आज प्रेजेंट डेफिनेट ये यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये डेली रूटीन थी इसलिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट यूज किया। ये बंदा ये इसकी आदत में शामिल है, डेली हैबिट्स में है, इसलिए मैं प्रेजेंट डेफिनेट यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ये काम मुकम्मल कर चुका है, अभी अभी काम इसने मुकम्मल किया, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा हूँ। ये अभी कर रहा था इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ। तो ये कोई भी टेंस या जो भी इंग्लिश का रूल आप कर रहे हैं यूज, मैंने प्रपोजिशन के साथ इन ऑन लगाया, एट लगाया, टाइम के साथ कि एट लगाया, मैंने मैसेज किया आपको टुडेज क्लास विल बी एट 8 PM 8:30 PM, एट लगाया, तो मैं इन भी लगा सकता था, ऑन भी लगा सकता था, एट ही क्यों लगाया। तो जो भी आप रूल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर सीखना बेसिक लेवल है बिल्कुल। वो आपने अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा तो आपने प्राइमरी में भी सीख लिया होगा। आई थिंक मैंने फोर्थ क्लास में मेरे टेंसेस कंप्लीट थे, बल्कि आई थिंक हम डेली की प्रैक्टिस में 60 के प्लस सेंटेंसेस लिख रहे होते थे डेली फोर्थ क्लास से। यानी आपने प्राइमरी में सीख लिए, मिडिल में सीख लिए, नहीं तो मैट्रिक में तो कम से कम सीख लिए होंगे, यानी स्ट्रक्चर तो आपने सीख ली। मसला हमें पेश आता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने यूज कब करना है, और आमतौर पे जो आपके पेपर में आ रहा होता है वो भी यही आ रहा होता है कि सिचुएशन के मुताबिक आप कौन सा वहां पे टेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ेंगे हाउ एंड वाई के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो ये तो था बिगनर्स का, कि बिगनर्स किस तरह से इस तरह से लेके चलेंगे, कंप्लीट कंटेंट को कवर करेंगे। कंटेंट आखिरी पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपने कवर करनी होती। अब कोई इंप्रूवर है जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक्स बता रहे होते हैं, मैं भी आपको टेक्निक्स बताऊंगा, बता रहा हूँ। वो सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं, लेकिन जो बात आपको अपने बारे में पता है वो मुझे नहीं पता। यानी मुझे कौन सी मुश्किल पेश आ रही,
मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, ये बातें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। तो अब बेहतरीन जज इंसान अपना खुद होता है। तो सबसे पहले आपने खुद को जज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज लिखें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ लिख के चेक करवाएं, खुद ही चेक कर लें, या किसी दोस्त को चेक कराएं, किसी मेंटोर को, किसी टीचर को चेक करवाएं। वहां से आपको अपनी गलतियां महसूस होंगी, या लिखते हुए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। खुद को भी आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे मुझे मुश्किल पेश आ रही है सेंटेंस बनाते हुए, उसको भी लिखें। दूसरे का वीक जो जब आपने चेक करवाया, जो गलतियां निकली निकली उसको भी पॉइंट आउट करें। जो जो आपकी निकल रही है गलती, जहां पे आप गलती कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते जाएं। लेकिन उसको जो आपने लिस्ट बनानी है, अंधाधुंध नहीं बनानी, या इतनी वो वसी नहीं बनानी कि आप बाद में खुद परेशान हो जाए कि अब मैं इसको किस तरह से कवर करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल ली, आपने वो सेंटेंस लिखा, आपकी उसके अंदर गलती आ रही, तो पहले तो आपने पॉइंट आउट कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं कमजोर हूं, मेरा वीक पॉइंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के काफी सारे फिक्रे लिखे, काफी सारे सेंटेंसेस लिखे। अब वहां से आपको मजीद स्पेसिफाई करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मुझे कहां में परेशानी आ रही। वहां पे हैज और हैव दोनों यूज होना था, मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे हैज यूज करूं या हैव यूज करूं, या शुरू में नाउन आ रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, या कौन से, जिस तरह वन ऑफ बुक्स, ऐसा डिफरेंट जो आप फ्रेजेस यूज कर रहे होते हैं, वो फ्रेजेस इंसान को काफी तंग करती हैं। जब हम करेक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सबसे जो आपको परेशानी बन रही होती है वो फ्रेजेस से बन रही होती है। तो उन फ्रेजेस की वजह से आपको परेशानी आ रही है, ये देखेंगे, या हेल्पिंग हैज हैव की वजह से परेशानी आ रही, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको नहीं पता चल रहा कि, या तो ये कि वो वहां पे नहीं आपको पता चल रहा, यानी कि फॉर्म है कौन सी, या फिर आपको ये बोल रहा है कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है। यानी इसको आप मजीद स्पेसिफाई कर लेंगे। पहले आपने उसको स्पेसिफाई किया, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस में इशू है, उसके बाद मजीद स्पेसिफाई करके प्रेजेंट परफेक्ट पे आ गए, फिर मजीद उसको स्पेसिफाई किया और उसको निकाल लिया एक चीज अलग से, यानी मुझे नाउन में सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस आ रहा है, इशू आ रहा है, हैज हैव के यूज में फर्क आ रहा है, या फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज में आपको मसला पेश आ रहा है। तो मसला कहां पे है, इसको पॉइंट आउट आपने करना है। जब आपको खुद अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा तो आपके लिए उस पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी अगर आप खुद हिसाब लगाए ना, मुकम्मल ग्रामर सीख रहे, या प्रेजेंट पे ही आप वर्क कर रहे, कंप्लीट पे वर्क कर रहे, अब ये बात तो आपको बताना है कि यहाँ पे गलती आ रही, या फिर मुझे पता चलेगी कब, जब आप मुझे राइटिंग चेक करवा रहे होंगे। जब आप 5 या 6 राइटिंग्स मुझे चेक करवाएंगे तो मैं आपकी वो राइटिंग पढ़ूंगा, तो मुझे भी आइडिया हो रहा होगा कि ये बंदा यहाँ पे गलती कर रहा है। क्योंकि खुद को जज करना भी इतना आसान नहीं है कि मैंने तो खुद गलत किया है, अब जब मैं दोबारा भी पढ़ूंगा तो मुझे किस तरह से पता चलेगा। तो फिर आप किसी मेंटोर के साथ अटैच हो, जब आप किसी मेंटोर के साथ अटैच होंगे, उसे चेक करवाएंगे, वो आपकी गलती बताएगा, अब वो उस गलती को सुधारने का तरीका भी आपको बताएगा। आप दोबारा से उस गलती पे या उस वीक पॉइंट पे लिखेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा से चेक करवाएंगे, वो आपको ओके का सिग्नल देगा कि ये पॉइंट आपका ओके, अब इस पे आप वर्क करें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है इंप्रूवर्स के लिए कि अपना वीक पॉइंट तलाश करें और उसके बाद उस पर वर्क करें। एक तो बात वही कि मेंटोर के साथ अटैच हो जाए, बेस्ट वे, या फिर खुद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पहले रूल्स पढ़े, उसकी प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस में एक तरीका है टेम्पलेटिंग का। टेम्पलेटिंग क्या होता है? यानी आपने कोई भी एक सेंटेंस लिख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया आई हैव नेवर, ये मैंने एक टेम्पलेट बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया आई हैव नेवर। अब इसको आप कंप्लीट करें, मेरा ख्याल है, बल्कि अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी साथ ही कर लेते हैं। तो आप लोग इसको
जी जी, वो कैब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, हर चीज का हल आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आखिर तक इंतजार कीजिएगा, तो हर हर चीज को इंशाल्लाह मैं डील करूंगा। फिलहाल आप लोग इसको कंप्लीट करें, इस टेम्पलेट को, आई हैव नेवर। ये आपने एक टेम्पलेट बनाया, आई हैव नेवर। इसके साथ मजीद हम वर्ड्स अटैच करेंगे, या इस सेंटेंस को अब हम कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहें, आई हैव नेवर मेट यू, आई हैव नेवर स्पोकन टू यू, आई हैव नेवर टेकन अ बाथ। मुख्तलिफ आप दूसरों को देख के, खुद को देख के, दाएं बाएं देख के, मुख्तलिफ आप कंडीशंस के हिसाब से टेम्पलेटिंग को यूज कर रहे होंगे। आई हैव नॉट डैश येट टुडे, मैंने सुबह से अभी तक ये नहीं किया। तो फिर आप खुद सोचें कि मैंने सुबह से अभी तक क्या नहीं किया। आई हैव नॉट रेड येट टुडे, आई हैव नॉट गोन येट टुडे, ठीक है। आई हैव नॉट डिलीवर्ड लेक्चर येट टुडे। वो आप देखें, अपनी सराउंडिंग में देखें, खुद को देखें, उस हिसाब से उस टेम्पलेट पे वर्क करें। मेरा ख्याल है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, वो ये टेम्पलेटिंग का असूल है। बड़ा मजे की चीज है। आपका जहन बहुत ज्यादा वसी होगा, खुलेगा। आप सोचेंगे, सारी ग्रामर आपकी ठीक होगी इससे। जो आपका वीक पॉइंट होगा उस पर स्पेशली वर्क करें। इसी तरह से करें कि आप एक टेम्पलेट बनाएं, और उस, अगर फॉर एग्जांपल टेंस में इशू है तो उस टेंस में बना लें। अगर प्रेपोजिशन, कोई खास प्रेपोजिशन में इशू है तो उस प्रेपोजिशन का बना लें। तो उस टेम्पलेट पे, हर टेम्पलेट के फिर कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाएं। कोशिश करें कि जो भी आप टेम्पलेट इस तरह से बनाएं, हर टेम्पलेट के 5 सेंटेंसेस बनाएं। दिन में अगर आप 5 to 10 टेम्पलेट्स बनाते हैं और उस पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर भी बड़ा ख्याल रखने वाली चीज है कि अगर आपने टेम्पलेट ही गलत बना लिया तो फिर सारा कुछ आपने टेम्पलेट से सीख रहे हो ना, अगर टेम्पलेट ही गलत हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। ये भी बड़ा मसले की चीज है। तो इसलिए जब इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तो जो भी टेम्पलेट बनाए, कोशिश करें या तो वो कहीं से ले ले, यानी किसी बुक से ले लें टेम्पलेट स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पहले ही वो चीज वीक है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने प्रैक्टिस ही गलत चीज से कर ली तो वो बड़ा मसला बन जाएगा नेक्स्ट के लिए, वो मजीद आपके अंदर डीप वो सुराग कर जाएगा, तो बड़ा मसला करने वाला है फ्यूचर में। तो वो टेम्पलेट या तो किसी बुक से ले ले, किसी टीचर से ले ले, या फिर खुद लिख के, तो उसको खुद लिख के आप चेक करवाएं। यानी खुद टेम्पलेट्स बना लें, फिर वो आप किसी टीचर को चेक करवा लें। वो भी बड़ा एक फायदेमंद हो जाएगा। आपको पहले पता चल जाएगा कि वाकई जो हमने टेम्पलेट लिखा है वो काम का है या नहीं, या किस तरह से हम इस पे मजीद वर्क करें। तो ये दोनों तरीके आप टेम्पलेटिंग में चेक कर सकते हैं। फिर जो आप लिख लिया, जो भी आपने प्रैक्टिस की, उसको भी जरूर चेक करवाएं। क्योंकि मैंने कहा कि जब आपने लिख लिया, आपने तो अपनी तरफ से ठीक लिखा है ना, तो अगर आप खुद ही चेक करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें किसी दोस्त को चेक करवा लें अपने साथ, या अगर टीचर है या मेंटर के साथ आप अटैच है तो फिर उसको चेक करवाएं। और ये काम अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि ग्रामर एक कोई बड़ा मसला आपके लिए रहेगा, ठीक है। और ये काम बड़ा जल्दी इस तरह से आप सीख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मसला सिर्फ तब आता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आपके इनर सेल्फ तक या बहुत डीप असरात कर चुकी होती। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद, जब मैंने ज्वाइन किया इंग्लिश सेशन आज से कुछ 1.5 साल पहले शायद, मैं जैसे ही सर ने मेरे से वो राइटिंग लिखवाई, मैंने पैराग्राफ ऐसे लिखा, चेक करवाया, सर ने चेक किया, ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले ही बेहतर थी। एक कुछ आर्टिकल्स की मेरे इश्यूज आए, और जो मेन मसला आया वो था कि मैं जो वोकेबलरी थी वो बहुत सिंपल यूज करता था। और सर ने फिर जब मेरा बैकग्राउंड चेक किया, मैंने बताया कि टीचिंग करता हूँ ये तरह से, सर ने कहा कि मेन मसला ही यहाँ पे, क्योंकि जब आपने डिलीवर करना होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आसान से आसान तर चीज उसको बनाया जाए। तो आप आसान जुबान यूज कर करके वो चीज आपके अंदर बिल्डअप हो चुकी, तो ये काफी मुश्किल होगी निकाल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया, वर्क कर रहे हैं। तो यही चीज है
कि कुछ चीजें होती है जो आपके अंदर बिल्ड अप हो चुकी होती है, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज है। एक तो ये आपके पास तरीका आ गया टेम्पलेटिंग का, जिसके जरिए से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब टेम्पलेट तो ये था ना कि आई हैव नेवर वो लिखा, उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए से कर सकते हैं। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स डिफरेंट लेवल्स की हो सकती है। एक लफ्ज आप छोड़ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा आई विल अटेंड यू डैश 8 PM। अब यहाँ पे एट, इन, ऑन, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने रख ली, यानी प्रेपोजिशन के लिए एक ये लेवल हो गया एक वर्ड का। दूसरा जो हमारे पास लेवल हो सकता है कि मैंने कहा आई विल अटेंड यू डैश 8 PM, इसकी वजह मैं कहूँ आई विल डैश 8 PM। बाकी खुद बनाओ, खुद फिल इन द ब्लैंक्स करो, एक ये तरीका हो सकता है। एक मजीद लेवल थर्ड वन क्या हो सकता है, आई लिखूं डैश 8 PM, खुद ही पूरा सेंटेंस बनाऊं, डेवलप करूं। तो fill in the blanks is also a great way to deal this, to deal all problems of the grammar। fill in the blanks templating बेस्ट मेथड है मेरे अकॉर्डिंग, और जो मैंने अभी तक सीखा। या जब आपने सीख लिया, रूल्स पढ़ लिए, चीज आपको लगता है कि अब मेरी वो चीज ओके है, उसके बाद आप जाएंगे उसके करेक्शंस पे, उसके बाद आप करेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेंटेंस है, आई जस्ट हैव हैड अ शावर। तो क्या मुझे बताएगा कि इसमें गलती क्या है कोई भी? एनीवन, आई जस्ट हैव हैड अ शावर, इसमें गलती क्या है? या ठीक है। अच्छा, एक और मजे की चीज है, पेपर के अंदर जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम ना भी गलती हो तो भी गलती निकालने की कोशिश करते हैं। यार इसने अब सेंटेंस दिया है और हैड साथ नहीं लगता, ओके गुड, स्किन है, अच्छा पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा से गलती फिर निकालने की कोशिश करते हैं, और नहीं भी होती फिर भी निकाल देते हैं। तो अभी फिलहाल सब लोग बताएं मुझे, आई जस्ट हैव हैड अ शावर, इसमें कुछ गलती आपको लग रही है? जिसको नहीं लग रही वो भी बता सकते हैं जी। नहीं है सर नस्ल भट्टी, ओके। मजीद मैं थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये ना हो कि मैं बोलता रहूँ आप खामोशी से सुनते रहें बस। और हैव आएगा, हैव तो ऑलरेडी भी आया हुआ है। अच्छा देखें, आई जस्ट हैव हैड अ शावर, जो पहला एक पॉइंट आउट किया गया कि हैव आएगा, ये हैव और हैड इकट्ठा नहीं आता। तो देखें हैव यहाँ पे है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और हैड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव हैड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, तो ये तो गलती नहीं। अलबत्ता जो जस्ट हमने यूज किया वो गलत है। तो यहाँ पे आएगा आई हैव जस्ट हैड अ शावर, हैव के बाद जस्ट आना चाहिए। ठीक है, आई हैव जस्ट हैड अ शावर, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद जस्ट जो होता है वो अपनी रिक्वायर्ड या जिस चीज पे हम जोर देना चाह रहे होते हैं उसके साथ आ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा स्मॉल एरर है, और इस तरह की अक्सर जो गलतियां होती हैं हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो इस किस्म की गलतियों के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, करेक्शंस में जाना पड़ता है। एक बड़ा आसान सा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको पॉइंट आउट करें, आई 8 पाउंड सीम आ फेयर प्राइस। अब ये वो चीजें हैं जिनमें मोस्ट आपको रूल्स का भी पता है, लेकिन इस किस्म की गलतियां आप नहीं देख पा रहे होते। तो अब यहाँ पे भी आप कोई एरर फाइंड आउट करें, 8 पाउंड सीम आ फेयर प्राइस, और मैं अगेन वही बात करूं कि ये ठीक भी हो सकता है। ओके, बी फास्ट। ठीक है, अच्छा किसी को कोई गलती नहीं लग रही? अच्छा मैं बताता हूँ इसमें गलती। देखें 8 पाउंड एज अ मनी, एज अ यूनिटी, एज अ यूनिट आ रहा है, यानी एक रकम है, वो 8 पाउंड हो, 10 पाउंड हो, कोई भी, तो एक यूनिट के तौर पे वो रकम आ रही है। तो जब एक यूनिट के तौर पे आती है
तो यूनिट या सिंगुलर के साथ आप जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे होते हैं, नहीं पाउंड नहीं, पाउंड नहीं, पाउंड ही आएगा 8 पाउंड, लेकिन ये 8 पाउंड एक यूनिट है, एक सिंगुलर है। इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे। जी बिल्कुल आयशा, सीम्स आएगा। 8 पाउंड सीम्स अ फेयर प्राइस, ठीक है, 8 पाउंड एज अ सिंगुलर आएगा। अब ये रूल आपको पता है, यहां पर भी रूल आपको पता है कि सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करते हैं, लेकिन फिर भी हम गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, स्पॉट आउट नहीं कर सकते। तो ये फिर हम किस तरह से करेंगे? ये प्रैक्टिस से, करेक्शन की प्रैक्टिस से आएगा। तो करेक्शन की प्रैक्टिस भी इन सब के बाद आखिर में आपके लिए जरूरी होगी। सर कैसे ये सिंगुलर है? ये सकलैन हम मेरा ख्याल है डिटेल में डिस्कस कर। 8 पाउंड एक, जिस तरह आप 10 रुपीज नोट, ये हमने डिस्कस भी किया था। 8 पाउंड एज यूनिट है एक, 8 रुपए या 8 पाउंड एक अच्छी रकम है। 8 पाउंड एक वो मनी के आ रहा है, हम इसको यानी इंडिविजुअल नहीं ले रहे। जिस तरह हमने कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन होता है, अब हमारे पास उसके लिए भी दो कंडीशंस होती हैं कि आया वो यूनिटी आएगा, या यानी एज अ सिंगुलर नाउन आएगा या एज अ प्लूरल नाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन के तौर पे भी आता है, प्लूरल नाउन के तौर पे भी आता है। सिंगुलर नाउन के तौर पे कब आता है? जब एज अ होल आप उसको लेते हैं। कलेक्टिव नाउन को जब आप एज अ होल ले रहे होते हैं, तो फिर आप जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो वर्ब आप लेते हैं, वो सिंगुलर ही लेते हैं। लेकिन अगर वो इंडिविजुअलिटी के तौर पे आए, इंडिविजुअली आए, तो फिर आप प्लूरल ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, फैमिली इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। अब फैमिली इकट्ठी है, यूनिटी है। फैमिली इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन, फैमिली के साथ इज आएगा। क्यों? क्योंकि एज अ होल हम उसको ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके मेंबर्स पे जाएं कि फैमिली और फाइटिंग अमंग दमसेल्व्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मेंबर्स पे हम नहीं जाएंगे, हम फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन जब आप फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे, आपकी मुराद क्या होगी? मेंबर्स। तो जब आपने मेंबर्स की तरफ मूव करना है, या आपकी मुराद, लफ्ज वही है लेकिन मुराद क्या है? उसके इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं, आप उनकी बात करना चाह रहे हैं। तो जब आप उन मेंबर्स की बात करना चाहते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट उसको एज अ प्लूरल ही लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे 8 पाउंड्स को हम एज अ मनी ले रहे हैं, सिर्फ एज अ यूनिट। तो इसके बाद फिर हम सिंगुलर ही लेते हैं इसको। सर पेपर हमें कैसा पता उसने सिंगुलर लिया या प्लूरल? उसके मीनिंग से पता चल रहा होता है। देखे ना यहाँ पे भी 8 पाउंड सीम्स अ फेयर प्राइस। अब यहाँ उसकी प्राइस की बात कर रहा है वो ना, कीमत। अब कीमत तो वो जितनी भी होगी वो यानी उसका मकसद क्या है? उसकी कीमत बताना बस। अब वो नोट तो गिन नहीं रहा कि वो बताएगा एक नोट था, दो नोट था, तीन थे, या कितने हमने लिए। उसका मकसद क्या है? यहाँ पे कीमत बताना। या जिस तरह मैंने फैमिली के एग्जांपल ली, अब हमें एग्जांपल देख के खुद पता चल रहा है कि वहां पे वो सिंगुलर आएगा। क्यों सिंगुलर आएगा? क्योंकि वो यूनिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे डिवीजन की बात कर रहा है, आपस में लड़ाई की बात कर रहा है, मेंबर्स की बात हो रही, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। उसकी जो सेंटेंस होता है, उसकी सेंस से आपको पता चल जाता है कि आया यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, या एज अ यूनिटी ले रहे हैं या प्लूरलिटी ले रहे हैं। ठीक हो गया? या फिर बाकी ये आपको किस तरह से पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि बार बार इस तरह की जब आप वो कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है, इजीली आप डिटेक्ट कर लेते। उसके बाद पुट योर साइन हेयर। अब ये आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, है भी ठीक, लेकिन गलती है। ये साइन आप नहीं यूज करते, आप क्या यूज करते हैं? सिग्नेचर। पुट योर सिग्नेचर आएगा, बिल्कुल, ये तो बच्चों को पता है माशाल्लाह, सिग्नेचर आएगा एग्जैक्टली। तो ये भी आपको देखना होता है कि कहाँ पे आप कंट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कहाँ एब्रिविएशन यूज हो सकता है, कहाँ पे यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख ले, रावी इज द फेमस रिवर। ये तो होपिंग दैट ठीक होगा। क्या ख्याल है, इसमें कोई गलती है? रावी इज द फेमस रिवर। जी द रिवर, दारावी, दारावी आएगा। गुड, माशाल्लाह। ये नहीं आएगा शायद, रावी इज फेमस, तो वो एक रिवर है, ये तो आएगा बिल्कुल, दा आएगा, दा रावी। कि जब भी हम रिवर के नाम पढ़ते हैं उसके साथ उसको मखसूस करते हैं, दा यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द रिवर इज द, सॉरी, द रावी इज द
फेमस रिवर। ठीक है, अब असूल हमने पढ़े होते हैं, लेकिन अब मैंने जिस तरह बताया, और जब हम राइट कर रहे होते हैं फिर हमारे जहन में वो असूल रहते नहीं है। अब हमें यहाँ पे तो एक सेंटेंस था, आपने पढ़ा हुआ है कि जब रिवर के नेम्स आते हैं उसके साथ डाल लगता है, ओके। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं, एक फ्लो में होते हैं, आपके जहन में नहीं होता कि अब मैं क्या लिख रहा हूँ, रिवर का नाम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डाल लगाऊं या नहीं, तो वो फिर आपका किस तरह से डेवलप होगा। तो जो आपको, सॉरी जी, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो वहां पे ये असूल आपके जहन में नहीं रहते। असूल आप सीखते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपके के अंदर वो चीज डेवलप हो जाती है। जब आपके अंदर वो चीज डेवलप हो जाती है फिर वो चीज आपकी राइटिंग में आती है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो तीसरा असूल मैंने बताया वो क्या था कि आप करेक्शंस की तरफ जाएंगे। अब इंग्लिश ग्रामर सीखते हुए आपको मुश्किलात कौन सी पेश आती हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन से हैं। सबसे पहला जो आपके लिए चैलेंज होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सारे हम साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, मोस्टली जो आर्ट्स के भी होते हैं इंग्लिश के अलावा, वो भी अपने दूसरे फील्ड में रहे होते हैं। तो एक बड़ा जो मेन इशू होता है वो होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं होता, या अब या कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं होता या कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, वो इसलिए कि जब हम लिखने की कोशिश करते हैं हमें हमारे जहन में वोकैबुलरी नहीं आ रही होती, या फिर हम गलतियां कर रहे होते हैं। जब हम किसी को अपनी राइटिंग चेक करवाते हैं उसमें गलतियां आ रही होती हैं, हम कहते हैं छोड़ो, या ग्रामर ही हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लिटरली अभी अगर आप बगैर सीखे, मैं आपको करेक्शन के मेरा ख्याल है 30-40 फिक्रे वैसे दे दूं, 5-7 आप ठीक कर लेंगे। अगर बहुत अच्छी ग्रामर है तो आप 20 तक ठीक कर लेंगे 40 में से। लेकिन जब आप 40 मुझे ला के चेक करवाएंगे बगैर कुछ भी पढ़े, वैसे ही आप खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने किए 40 में से आपके 20-25 गलत हो गए, आप कहेंगे यार क्या मुसीबत है, दफा करो। मैंने पेपर देना है, बाकी चीजों पे मैं अच्छा वर्क करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरे से नहीं होता, दफा करो। तो जब आप गलतियां कर रहे होते हैं उससे आप अपना इंटरेस्ट भी लूज करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं, और आपको ये लगने लगता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। खुद मेरे साथ ये कॉन्फिडेंस वाला इशू बना कि एक वक्त में मुझे लगा करता था कि मेरे से अच्छी इंग्लिश किसी के लिए। बाद में नेक्स्ट फेज में मुझे जब यानी मैंने बताया कि दूसरी फेज में गया, चेक करवाना शुरू किया, तो वही बार बार मेरी वही गलतियां हो रही होती थी। वो सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूँ, अच्छी इंग्लिश चाहिए, मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ, आर्टिकल्स की गलतियां बार बार कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे सर से नहीं उतरने वाली, बड़ी परेशानी बनती है, इससे आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती नहीं, हमने पढ़ी ही नहीं, किया ही नहीं। रूल्स भी अगर किसी कहीं पे सेशन भी अटेंड किया, रूल्स पढ़ लिए, बुक ली, रूल्स पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं करते। और मेरे समेत अक्सर का ये इशू होगा कि जो भी आपको इश्यूज का फेस करना पड़ता है वो सारा प्रैक्टिस की वजह से। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जब आपको जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपने नाउन के रूल्स पढ़े, उसके बाद नाउन पे वर्क किया, कुछ भी नहीं होगा। आपने जब रूल्स पढ़े, आप 10 करेंगे उसमें से 2-3 में आपको इशू बनेगा, सिर्फ 7-8 आपके आसानी से हो जाएंगे। तो आप कहेंगे काफी मेरी बेहतर है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, 10 में से मेरे 8 ठीक हो गए। अब ये तो नहीं पता कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और जो चीज नहीं भी आती है आपको वो भी ठीक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा मैटर करता है। पेपर के अंदर सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज आपका कॉन्फिडेंस होता है, यकीन करें। लेकिन इस पे कॉन्फिडेंस में मैं अलग से बोलूंगा। तो ये थे जो हमें इश्यूज का फेस करना पड़ते हैं, और हल मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको तरीकाकार बताया उनको लेके चले। उसके लिए आपको बुक्स कौन सी चाहिए या कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रन एंड मार्टिन बड़ी मजे की बुक है। असल में तो ये हाई स्कूल लेवल की है, लेकिन हम जैसों के लिए जिन्हें लगता है कि इंग्लिश आती है, जो खुद को ये ना इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक बुक है, लेकिन जिसको ये लगे कि मुझे इंग्लिश काफी अच्छी आती है, मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे हैं, तो मैं उससे कहूंगा
तो एक दफा लेनर्ड मार्टिन से प्रैक्टिस कर ले, उसको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने अच्छे। और मेरी एक बड़ी फेवरेट एग्जांपल है जो मैं अक्सर पुट करता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ हर सेशन में पुट करता हूँ, कि दिस इज माई बुक। इसमें से माई बता दें आप क्या है? दिस इज माई बुक। इसमें से माई क्या है? दिस बुक इज माइन। बल्कि चले ज्यादातर तो आज के सेशन में हमारे स्टूडेंट्स होंगे अल-हक के, उनको तो यकीनन 100% ये याद हो गया होगा, लेकिन जो बाकी है मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा जो पहली दफा सेशन ले रहे हैं कि दिस इज माई बुक। और मजे की बात ये, कल हमारा फिजिकल एक सेमिनार था, यही सीएसएस रिलेटेड, हम मैं इसमें एडजेक्टिव आएगा जी। तो वहां पर मैंने यही एग्जांपल पुट की, फोर्थ ईयर क्लास को के साथ सेमिनार था। तो वो लोग जिस तरह कहते हैं ना, वो लड़ाई करने पे आगे कि आप सर हमारी अब तक जो हमने इंग्लिश की सीखी है वो सारी आप गलत कह रहे हैं, कि दिस इज माई बुक, यहाँ पे माई क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब कैसे है इसकी डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो आप इसी एक एग्जांपल से मुझे लगता है कि हम खुद को जज कर लेते हैं। तो बहरहाल ये चीज है कि आप मैं इज पोजेसिव एडजेक्टिव, जी बिल्कुल। ये मारिया, मुझे मैंने बताया था कि जो अल-हक स्टूडेंट है उनको तो आइडिया होगा इस चीज का यकीनन, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने मेरा ख्याल सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक महीना लगाया होता है, बल्कि सबसे ज्यादा शायद जोर हम उसी पे दे रहे थे अपने तमाम सेशन में। ओके, तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय लेनर्ड मार्टिन, ये तो कोशिश करें कि हर बंदा जिसने भी इंग्लिश सीखनी है जरूर ले। जब आप ये लें, इससे प्रैक्टिस करें, इससे आपने रूल्स पढ़ लिए, आपको आइडिया हो रहा है, या लेनर्ड मार्टिन पे आपको लग रहा है कि अब आपकी ग्रिप अच्छी हो रही है, या ये मेरे सारे ठीक हो रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिन। थॉमसन की बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे उसने एक्सरसाइज दी हुई है, बड़ी मजे की एक्सरसाइजेज हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, इजीली आपकी ग्रामर इंशाल्लाह दिनों में इंप्रूव हो जाएगी। बहुत अच्छी बुक है। ब्रश अप योर इंग्लिश, यहाँ पे उसने टेक्निक्स वगैरह बताई हुई है इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करने की। वोकैबुलरी, इडियम्स बहुत अच्छे दिए हुए, वोकैबुलरी के लिए, इडियम्स के लिए ये बुक अच्छी है, ब्रश अप योर इंग्लिश। रेमंड मर्फी की इंग्लिश ग्रामर इन यूज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक्स में से है इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी है। बल्कि एक मैं यहाँ पे बुक लिखना भूल गया, एक्सप्लोरिंग इंग्लिश बड़ी अच्छी बुक है, बल्कि उसमें स्पेशली जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आप बुक लें। और ये तमाम बुक्स मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है, जिसको चाहिए वो मुझे बता दे, तो मैं इंशाल्लाह उनको सॉफ्ट फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। बिलू बुक ऑफ ग्रामर पंक्चुएशन के लिए बहुत मजे की बुक है, जिसने पंक्चुएशन सीखनी है, पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करनी है, बिलू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, इसका बल्कि नाम में भी पंक्चुएशन का वर्ड है, बहुत मजे की बुक है, इसको प्रैक्टिस करें। बल्कि इन बुक्स में रीजनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी है, और सॉरी रीजनिंग ऑफ इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे होते हैं, या जो टेस्ट वगैरह इंटेलिजेंस टेस्ट आप दे रहे होते हैं, तो वहां पे इंग्लिश की जो रीजनिंग है वो आपको बड़ी तंग कर दी है। एनालिटिकल रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा, मैं ये इमेजिन करता हूँ, जिसको नहीं पता तो वो थोड़ा सा वर्क करे, क्योंकि ये सही फिलहाल चूंकि इंग्लिश ग्रामर का है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी पर रहूं। तो एनालिटिकल रीजनिंग में इंग्लिश जो रीजनिंग है वो बहुत तंग करती है, बाकी चीजें आपकी प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाती है। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, एक अच्छे मेंटोर के अंडर आप वर्क कर रहे हो तो आसानी से आप सीख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश रीजनिंग आपको तंग कर रही होती है। तो वो भी इन बिलो बुक में ब्रश अप ये जो इंग्लिश में अच्छे से उसने इसको डील किया हुआ है। यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो रीजनिंग ऑफ इंग्लिश है वो बड़ी आसानी से और मजे से आपका ये जो प्रॉब्लम होगा ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये था इंग्लिश ग्रामर, जो चीजें आपको चाहिए। अब हम आते हैं कंटेंट की तरफ, जो आपको सीखने जरूरी भी हैं, और अल-हक एजुकेशन सिस्टम के सेशन में ये तमाम चीजें आप कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है इंग्लिश की, आपको सीखने ही सीखने हैं, लेकिन खुदारा जो आपने अब तक पढ़े हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, अक्सर ने, मैंने बीए इंग्लिश किया हुआ था पहले, लेकिन जब मैं इस जर्नी में आया तो मुझे लगा कि यार जो कुछ इंग्लिश का वो ग्रामर तूने की हुई है ना वो किसी काम की नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में।
क्योंकि यहाँ पे वो मेयार ही डिफरेंट है। हमने क्या किया था, एडजेक्टिव के वर्ड्स याद किए हुए, या हमने पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव क्या है कि जो खूबी हो या खामी हो। सिफ्त, इसमें सिफ्त है, तो जो सिफ्त होती है अच्छी हो या बुरी हो उसको हम एडजेक्टिव कह रहे हो। हालांकि एडजेक्टिव, ये बात ठीक है किसी हद तक, वो अक्सर जगह पे वो चीज ठीक भी होता है, लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ ये नहीं है, या असल तारीफ ये नहीं है एडजेक्टिव की। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव में सबसे मेन मसला आ गया, एडवर्ब में आ गया। प्रोनाउन हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल बेसिक चीज है, हमें बिल्कुल आती है। बहुत गलतियां करते हैं हम इसके अंदर, बल्कि पेपर में शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज प्रोनाउन होती है, कि वहां पे आपको नहीं पता चल रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल हक के सेशन में इस चीज को इस तरह से डील किया जाता है कि इवन सब इंस्पेक्टर का पेपर जब मैंने देखा, इंग्लिश पोर्शन 40% आना था। अभी लास्ट मंथ हुआ, स्पेशली हमने उसका सेशन कंडक्ट करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने दिया सेशन। यकीन करें एग्जैक्टली वो सेंटेंसेस जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हुए थे वही आए हुए थे। और वो ऐसे थे कि जो मैंने 3-3 दफा करवाए, और मैंने बताया कि ये पेपर में आने, पेपर में आते हैं। ये नहीं है कि मेरे पीपीएससी वालों से राब्ते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ चीजों का आपको पता होता है कि चीजें बार बार रिपीट होती हैं, ये आनी ही आनी। तो आपको इन पे वर्क करने की जरूरत होती है, ओल्ड पेपर्स को देखने की जरूरत होती है, और उनके अकॉर्डिंग फिर आपको करेक्शंस करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल जो बेसिक चीजें जो हम बिल्कुल बेसिक जिसको समझ रहे होते हैं, वो ही हमें तंग करती हैं। वो कहते हैं ना, जो अपने सबसे अपने लग रहे होते हैं ना, इन टाइम वही सबसे ज्यादा तंग करते हैं, वही धोखा देते हैं। तो यहाँ पर अभी इंग्लिश में भी वही होता है। बल्कि आई थिंक यहाँ पे स्टूडेंट होंगी, चले मैं नाम नहीं मेंशन करता, कि वो बता रही थी, बल्कि कल ही उनका मैंने जब इंग्लिश ग्रामर का ही स्टेटस लगाया तो उनका कमेंट ये था कि सर टोटली यही हो रहा होता है कि जो हमें ठीक लग रहा होता है वही हमेशा गलत होता है इंग्लिश ग्रामर में, या स्पेशली प्रेपोजिशन में। ये चीज सबसे ज्यादा होती है कि हम इस पे 100% श्योर हो जाते हैं कि यार ये चीज मुझे बिल्कुल आती है, और पेपर में भी हम कॉन्फिडेंटली इसको लगाते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंटली फिर वो गलत भी हो जाती है। तो इन चीजों को जो बिल्कुल बेसिक लग रही होती हैं उन पे भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और अल हक एजुकेशन सिस्टम में ये जो हम सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, 3 मंथ का इंशाल्लाह सेशन होगा। बल्कि मेरा तो पहले जो इरादा था, बल्कि मैंने अनाउंस भी किया था कि 5 मंथ तक ले जाएं। बल्कि कुछ बच्चों का 1 साल तक का आया था, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा था। और अब चूंकि पीएमएस भी अनाउंस हो गया होगा, तो इसमें टोटली प्रैक्टिस बेस होगा। एक दिन में अब 9 का लेक्चर होगा। और आप यकीन करें, जिसने नहीं लिया उसके लिए शायद अजनबी की बात हो, कि सिर्फ नाउन पे 1.5 से 2 घंटे की क्लास सिर्फ नाउन पे हो रही होती है। सिर्फ प्रोनाउन पे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। तो आप खुद अंदाजा करें कि आप किस लेवल तक जाके उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर उसके बाद कोई किसी किस्म की कोई इशू आपके पास रह सकता है, मेरा नहीं ख्याल। फिर आपने 2 घंटे की क्लास उसकी ले ली प्रोनाउन की, फिर आपने 3 दिन उसके जो भी केस हो सकते हैं उसको प्रैक्टिस किया। उसको आपने रेनन मार्टिन से भी प्रैक्टिस करना है इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर से भी करवाऊंगा, थॉमसन एंड मार्टिनेट की। इसी सेशन के अंदर मैं आपको रेमंड एंड मर्फी की बुक से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्रॉब्लम होगी या इससे रिलेटेड चीजों का आप ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा, किसी किस्म का इशू नहीं होगा। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम वर्किंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये रूल्स आपको एमसीक्यूज में तो फायदा दे दिया, एमसीक्यूज के हिसाब से तो आपका यहाँ पे ओके हो गया, बुक से हमने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको जो एक मेन मसला आ रहा था वो राइटिंग के दौरान आ रहा होता है। तो इस सेशन के अंदर आपको क्रिएटिव राइटिंग की भी तमाम टेक्निक्स सिखाई जाएंगी कि आप किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और किसी भी पॉइंट पर किस तरह से एक पैराग्राफ डेवलप करें, किस तरह से एसे डेवलप करें। मैंने जिस तरह बताया बिल्कुल बेसिक से आपको लिया, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस पे हमने वर्क कर लिया, पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव में जाएंगे। उसमें फिर हम देखेंगे कि अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, हम उसका भी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता होता। हम उसका भी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश में बहुत कुछ गलत कर देते हैं, सारा मीनिंग, सारा सेंटेंस उलट कर देते हैं। तो हम ये भी देखेंगे, हम सिर्फ असूल रूल नहीं पढ़ रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको ट्रिक्स मैक्सिमम बताऊं, जो मैंने डिफरेंट टीचर से, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के जो नामवर टीचर्स, उनसे सेशंस लिए, प्रैक्टिस उनके पास, उनके अंडर मेंटरशिप की, और हैवी फीस पे करके की। वो आपको ये बिल्कुल एक फ्री वाला सेशन का हिसाब है, इसमें यानी वो तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूँ। बल्कि मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ कि ये टीचर बहुत अच्छा है। सर अदनान नवाज हैं, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं। मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग टीचर से मैंने इंग्लिश पढ़ी या जिन ऑनलाइन लेक्चर्स भी लिए, आई थिंक वो सबसे बेस्ट टीचर्स में से एक है। लेकिन जो मेरा पॉइंट होता है कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने अपने इस्तेमाल सारी टेक्निक्स मुझे पढ़ाई, मैंने पढ़ लिया। मैम शशि शेर से मैंने पढ़ा, वर्ल्ड टाइम्स में मैंने इंग्लिश के सेशन लिए, डिफरेंट जगह से लिए। अब बहुत आला पाए के सारे टीचर्स हैं, लेकिन अब उनकी सबकी जो टेक्निक्स है वो इंडिविजुअल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास उन सब की है। तो फिर जो हम डिलीवर कर रहे होंगे वो उन सब का जो नॉलेज होगा या टेक्निक्स होंगी, उनमें से जो आपके लिए अप्लाईकेबल होंगी स्टूडेंट लेवल पे आके, वो हम इंशाल्लाह इस पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो होपिंग दैट कि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो वहां पर पढ़ने से भी शायद ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक तो आपको टेंशन नहीं होगी चेकिंग में, हर वक्त अवेलेबिलिटी, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एक अपने लेवल पे आके आप डिस्कस कर रहे होंगे, हर चीज आसानी से अच्छे से सीख सकेंगे। और दूसरा एक ज्यादा यूनिक रक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीजें, नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस हम कर रहे होंगे, मॉडल वर्ब्स ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश प्रैक्टिस करने का एक ये भी बड़ा मजे का असूल है, ये तरीका है कि आप जो भी उर्दू में पढ़े उसको इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, इससे भी आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। जो भी आप उर्दू में पढ़े उसको इंग्लिश बनाने की कोशिश करें, डेली लाइफ में इसको अप्लाई करें। जो चीज आप डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं वो आपको भूलती नहीं है। जो चीज आप, जो नॉलेज वाला हमारा पॉइंट था कि कोई भी पॉइंट जो आपने असूल पढ़ लिया उसको रिटेन किस तरह से करना है, उसको आपने अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। तो जब आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपको भूलेगा नहीं। तो इसको आप डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। कोई भी पैराग्राफ लेंगे हम, उसकी भी ट्रांसलेशन करेंगे। वो हम न्यूज़पेपर का कोई भी पैराग्राफ ले सकते हैं, उसको हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। खुद ही कोई मजमून लिखा उर्दू में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद CSS PMS लेवल के जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ होंगे वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पंक्चुएशन है ही चीज गलतियां करने वाली, कि जो पंक्चुएशन में भी गलती नहीं करता तो वो फिर गलती कहाँ करेगा, ये ऐसी चीज है। तो और असूल मेरा ख्याल है कि आप सबको पता होंगे कि कॉमा आपने ये कहाँ यूज करना है, फुल स्टॉप आपने कहाँ यूज करना है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो फिर वो आपको नहीं याद रहेंगे, ना पता चलेंगे। तो ये चीज टोटली प्रैक्टिस से आएगी। और कुछ गलती ऐसी होती है जो हमें लग रहा होता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलती होती है, गलतुल आम जिसे आप कहते हैं, तो वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे। और फिर मैं आपको तरीका भी इंशाल्लाह मैंने जिस तरह से बताया कि हर चीज कोशिश करेंगे कि आपको एक स्मार्ट स्टडी, मेरा ना मैं खुद हार्डवर्क के वैसे खिलाफ हूँ कि ज्यादा मेहनत बंदा कर भी नहीं सकता, मैं खुद नहीं कर सकता, यकीन करें। अगर मेरा कोई जो मुझे पर्सनली जानता हो तो इस बात का गवाह होगा कि हार्ड वर्क मैं नहीं कर सकता, स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, स्मार्ट वर्क करता हूँ। यानी जो चीज आपने 1 घंटा लगा के सीखनी, वो आप अगर 20 मिनट में सीखेंगे फिर मजा आएगा ना आपके सीखने का। अब वो 1 घंटे की चीज 10 मिनट में, 20 मिनट में आप कब सीखेंगे, जब आप उसमें कोई ट्रिक यूज करें, कोई टेक्निक आपके पास अपनी हो, वो आपके ने किसी मेंटोर से सीखी हो या आपने खुद ड्राइव की हो। जब इस तरह के आप टेक्निक से ट्रिक्स अप्लाई करेंगे फिर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे और जल्दी सीखेंगे। मैंने कल मैं एशिया के कैपिटल्स रिवाइज कर रहा था, कैपिटल्स ऑफ जो, क्योंकि अब इंग्लिश सेशन के बाद चला वर्ल्ड में आपको भी सेशन होने वाला है, तो मैं देख रहा था उसका लेक्चर। एशिया के जो तमाम कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, उनके कैपिटल्स देख रहा था। तो मैंने वो वर्ल्ड मैप लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। ऑटोमेटिकली वो, यानी चूंकि मैंने वो ट्रिक के साथ याद किए हुए, तो मैं जो लफ्ज पढ़ता था उसका ट्रिक मेरे जहन में आ जाता, ऑटोमेटिकली कैपिटल भी आ जाता। तो
आपको भी इंशाल्लाह ट्रिक्स के जरिए से ही सिखाएंगे, वो भी और ये भी। तो हर चीज अगर आप ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाती है और ज्यादा देर तक आपको याद रहती है, क्योंकि बार बार इतना हमारे पास टाइम भी नहीं और इतने हम मेहनती भी नहीं कि हर एक चीज को बार बार करते जाए पढ़ते। हम क्या करेंगे कि उसके साथ कोई ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि हमें भूले ही ना। तो हर चीज इसी तरह से। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसलेशन के जरिए से भी कर रहे होंगे। ऐसे की टेक्निक्स हम करेंगे, प्रेसी करेंगे। प्रेसी का असूल बाबत कुछ भी नहीं है, एक लेक्चर में उसके प्रेसी के तमाम असूल हो जाते हैं। मसला कहाँ पे आता है, जब आपने खुद प्रेसी करनी होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 3 माह का सेशन है, 4 यानी 12 हफ्ते आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 20 से 25 प्रेसी जो हैं वो अपनी क्लास के अंदर ही राइट कर लें। तो जो 20-25 प्रेसी प्रैक्टिस कर लेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए कोई भी मसला नहीं। इसी तरह ऐसे का हम करेंगे कि हम पैराग्राफ वाइज चलेंगे। पहले हम पैराग्राफ किस तरह से डेवलप करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग पे वर्क करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग पे वर्क करने के बाद फिर हम मूव करेंगे अपने ऐसे पे। तो वो ऑटोमेटिकली आपको चीजें, यानी जब हम बेसिक से कर रहे होते हैं फिर हमें मुश्किल नहीं लगता, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके साथ डेवलप होती जाएंगी। और जो सबसे मजे की चीज जो पहली दफा शायद हमने शामिल की है वो डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है। इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ ली, अब उसको हमने चेक भी करना है। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स क्लास में रोजाना 1 या 2 वो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से भी हो सकते हैं, इंग्लिश के या फॉरेनर्स भी होंगे। जो अच्छा होगा, जो आपके काम आने वाला होगा, हम वो करेंगे। क्योंकि हमने एक चीज से बहुत ज्यादा फायदे उठाने होते हैं। मैंने वही बताया कि हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। हमने ऐसा आर्टिकल सेलेक्ट करना है जिससे हमारी इंग्लिश ग्रामर भी ठीक हो जाए, हमारी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो जाए, हमारा एनालिसिस भी डेवलप हो जाए और हमें ऐसे में भी काम दे। तो हमने इस तरह से उस चीज को लेना होता है। अच्छा, और मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ सेशन के हवाले से तो बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जो चीज भी कर रहे हो इसी तरह से अप्लाई करें कि कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करें जो आपको एक से ज्यादा फायदे देगी। यानी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हमने पढ़ना है, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। हमें वो जो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, आर्टिकल पढ़ने से हमारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। वहां से हमारा एनालिसिस भी डेवलप हो जाएगा, वहीं से आपकी वोकेबलरी भी हो जाएगी, ग्रामर की प्रैक्टिस भी होगी और आपको जो राइटिंग टेक्निक्स हैं वो भी सीखने को मिलेंगी कि ये जो इस लेवल के राइटर्स हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के राइटर्स हैं, वो कोई भी ये जो बात थी उन्होंने किस तरह से की। वहां से हमें राइटिंग टेक्निक्स भी सीखने को मिलेंगी। तो ये चीज भी हम इंशाल्लाह रोजाना का आर्टिकल क्लास में किया करेंगे। अब वोकेबलरी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये किस तरह से सीखें। मुझे खुद जाती हैसियत से जो सबसे बड़ा मसला इंग्लिश में आया वो वोकेबलरी ही था। ग्रामर तो आसानी से बंदा कर लेता, सीख भी लेता, वोकेबलरी बड़ा मसला करती है। उसके लिए जो मैंने हल निकाला वो यही कि हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वोकेबलरी लर्न करेंगे। 10 to 15 या 20 वर्ड जितने आसानी से कर सके वो हम रोजाना करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ कह रहे होते हैं कि डांस से आप आर्टिकल पढ़ें, वहां से जो वोकेबलरी हो वो याद शुरू कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें गलत हैं। वो सारी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, आप प्राइमरी सोर्स से डायरेक्ट वोकेबलरी याद करें। जब आप प्राइमरी सोर्स से वोकेबलरी याद कर लेंगे तो वहां पर जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी तो आपके लिए मुश्किल रहेगा नहीं। तो हम डेली बेस पे वोकेबलरी करेंगे। उसके लिए मैं इंशाल्लाह ये करूंगा कि किसी की ड्यूटी लगा दूंगा जो रोजाना यहाँ पे शेयर भी करे। हम रीड भी कर लिया करेंगे, समझ भी लिया करेंगे। फिर एक मैं मैनेजमेंट में से एक ड्यूटी लगाऊंगा कि वो वीकली क्विज भी आपका कंडक्ट करें। चेक मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन उससे ये होगा कि रेगुलरली आपका पूरे हफ्ते में आपने फॉर एग्जांपल 200 लफ्ज अगर सीखे तो उन 200 लफ्जों का वो हो जाएगा हर वीक। अगले 15, और फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अगले 15 दिन बाद फिर टेस्ट होगा, उस वीक में जो पढ़े होंगे उसका भी होगा, जो पिछले हफ्ते में हमने 200 किया था उसका भी हो जाएगा। इसी तरह मंथली टेस्ट होगा, मंथली क्विज हो। तो इंशाल्लाह ये चीज लाजमी होगी। और मैंने कोशिश है इस दफा स्पेशल मैनेजमेंट में से जो मेंबर्स को या स्टूडेंट्स में से सिर्फ इससे काम पर लगाऊंगा, ताकि जब उन्हें उनका मकसद काम ही सिर्फ ये होगा कि क्विज बनाना, क्विज कंडक्ट करवाना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक रेगुलरली के साथ चलता भी रहेगा। लेकिन ये है कि चेक भी मैं खुद कर रहा हूँ और इंशाल्लाह क्लास में भी हम खुद डिस्कस कर रहे होंगे। वोकैबुलरी का मसला मसला नहीं रहेगा। दूसरा बड़ा मसला प्रेपोजिशन का होता है। सबसे बड़ा मसला ही प्रेपोजिशन का होता है।
पेपर में सबसे ज्यादा प्रेपोजिशन आ रहे होते हैं, सबसे ज्यादा गलत प्रेपोजिशन हो रहे होते हैं, और ये ऐसे ही होता है। और इसके मैं आपको रूल्स भी पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन के मैं रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन प्रेपोजिशन रूल से आती नहीं। कुछ चीजें लाइक वो टाइम के हो गए, वक्त के हो गए, जगह के हो गए, काफी जगह पे रूल चल रहे होते हैं, वो रूल जो होंगे वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अक्सर जो होता है प्रेपोजिशन, वो वर्ड के साथ अटैच होता है, और वो वर्ड आपको प्रैक्टिस से ही आता है। तो वो हम क्या करेंगे कि डेली के 5 या 10 प्रेपोजिशन कर रहे होंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली, और उसमें भी मैं आपको इंशाल्लाह ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये आपने पूरे ग्रुप की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप पूरा ग्रुप याद कर लें। इस पूरे ग्रुप के साथ आपने एट लगाना है, इस पूरे ग्रुप के साथ आपने इन लगाना है। तो वो भी हम डेली बेस पे कर रहे होंगे, और उसका भी वीकली मंथली क्विज हो रहा होगा। तो ये भी इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा। मेन मसला प्रेपोजिशन का होता है, वोकेबलरी का होता है, या आपने अगर राइटिंग करनी है तो आपके पास कंटेंट का, नॉलेज का होता है। तो ये तीनों मसले हम डेली बेसिस पे लेके चलेंगे। बाकी भी रेगुलर टेस्ट हो रहे होंगे, प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कि एक दिन हम पढ़ लेंगे, 3 दिन फिर 4 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कि जब तक हमारी कंप्लीट उस पर ग्रिप नहीं हो जाती हम नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जाएंगे। और इस सेशन इंशाल्लाह होगा 3 माह का, 3 माह का हमारा सेशन होगा। जो सीएसएस के स्टूडेंट होंगे उनका भी इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट तैयारी होगी, जो पीएमएस के स्टूडेंट होंगे इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी होगी उनकी। हर चीज पेयर ऑफ वर्ड से लेके इंग्लिश की हर चीज ऐसे तक आपकी इंशाल्लाह इस सेशन में हम कवर करवाएंगे। जो पीपीएससी सर के हमारी होते हैं, क्लासेस किस तरह से होंगी, कितने इंटरवल्स के साथ? जी मैं आता हूँ सब चीजों पे। उसके बाद जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स होंगे वो तो क्या कहते हैं इंग्लिश के गुरु बन चुके होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इंग्लिश का मसला है। तो इंग्लिश जो क्लासेस किस तरह से होंगी, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली वोकेबलरी की हम क्लास करेंगे, डेली न्यूज़पेपर की करेंगे। तो तकरीबन डेली ही क्लासेस हो रही होंगी। मे बी हफ्ते में 1 या 2 दिन हम ऑफ रख लें, क्योंकि वो फिर दूसरे कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, तो मे बी 1 या 2 दिन का हमें ऑफ रखना पड़े। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम क्लासेस कंडक्ट करवाएं, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा है, दूसरा मैंने आपको बताया कि हमने प्रैक्टिस करनी है। तो हम जो वीकेंड्स होंगे या जो ऐसे दिन होंगे जो सबके लिए सूटेबल होंगे, उस दिन हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन फिर हम प्रैक्टिस कर लिया करेंगे उस टॉपिक की। और टॉपिक का वो प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया कि वो हम जितनी भी मेन बुक्स हैं उन सब से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो सारी मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, और हार्ड फॉर्म में जिसको चाहिए होंगी वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। जी अब आप आए अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसका जो भी क्वेश्चन। जी किसी का कोई सर क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से मतलब जी सर। सर मैं एक सजेशन देना चाह रही थी, अगर आपको ठीक लगे तो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो हम एक दिन क्लास रख के एक दिन गैप कर लें और फिर उसके बाद क्लास हो, मतलब एक दिन का गैप हो जाए बीच में क्लास के, तो इज इट पॉसिबल? जी जी बिल्कुल, जी बोले बोले। ये हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी रह जाएगा कि जो हम क्लास में पढ़ा करेंगे हम नेक्स्ट डे उसको प्रैक्टिस किया करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हमारी क्लास हुआ करेगी। आप एक दिन की बात करिए, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन हम प्रैक्टिस किया करेंगे। तो वो लाजमी सी बात है, फिर जो हमने कंटेंट पढ़ लिया उसी की प्रैक्टिस चल रही होगी, तो वो ज्यादा यानी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। जी ज्यादातर सर जो इंशाल्लाह। स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटीज के साथ चल रहे होते हैं, तो हम इस तरह से ही लेके चलेंगे कि वो यूनिवर्सिटी के साथ चल सके। इसके अलावा भी हमारे दूसरे सब्जेक्ट भी चल रहे होंगे, पीएमएस के सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें वो चल रहे होंगे। एक वीक के बाद वर्ल्ड मैप का सेशन भी शुरू हो जाएगा, वो भी हमें इंशाल्लाह रमजान से पहले करवाना है, तो वो भी चल रहा होगा, और ये बच्चे वो भी अटेंड कर रहे हैं। तो सारी चीजें हमने लेके चलनी। तो हम इतना ही सिलेबस रखेंगे या इतना ही बर्डन डालेंगे कि वो बच्चे तमाम चीजें मैनेज कर सके और साथ यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर सके। तो वो आप बेफिक्र करें इंशाल्लाह। जी एक क्लास कितने आर की होगी? अच्छा मेरी क्लासेस का वो आर का हिसाब नहीं होता, आपको 40 मिनट की क्लास भी हो सकती है। वैसे आमतौर पे हम नॉर्मल जो हमारी क्लासेस होती है वो 1 घंटा 20 मिनट की होती है। लेकिन कभी आपका ज्यादा पढ़ने का दिल कर रहा हो तो हम 3 घंटे तक भी क्लासेस ले जाते हैं। अक्सर हमारी जो क्लास का टाइम 9 बजे हम रखा करते थे, तो 12 बजे तक भी चली जाती थी क्लास। वो आप लोगों के वो लेवल पे होगा, इंटरेस्ट पे होगा। जिस तरह से आप चाह रहे होंगे हम उसी तरह से इंशाल्लाह टाइम भी बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस भी बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह से आप चलना चाहेंगे। सर कोर्स एग्जैक्टली स्टार्ट कब से हो रहा है? नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह कर लेंगे 4-5 दिन तक। ये अब आपकी वो ओके।
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वीक मिलेगा, तो उसके जैसे ही रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह कंप्लीट होती है तो स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट सर। जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक आपको कोई परेशानी है, आपको नहीं पता चलता? मैंने कोशिश तो की है कि हर डायमेंशन से बताने की कोशिश करूं, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप इंग्लिश ग्रामर के मुतालिक हो वो भी पूछ सकते हैं, सेशन के मुतालिक हो वो भी पूछ सकते हैं। जी सर ये बता दें कि एंड पे हमें कोई सर्टिफिकेट भी मिलेंगे या मतलब इसके बारे में बता दें। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट इंग्लिश ग्रामर का सेशन का इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अब आपके तमाम कोर्सेज सर्टिफाइड होते हैं। कोर्स की फी कितनी? ये 3 माह का सेशन होगा, टोटल सेशन की जो फी है वो हमने 1500 रखी है, यानी 500 पर मंथ बन रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो इतने सब कुछ का ये कुछ भी नहीं। और लेकिन ये सिर्फ रखने का मकसद इसलिए होता है कि ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए ये फीस नहीं है, तो सीरियस लोग ही सिर्फ आए, बिला वजह आके ग्रुप में वो शोरगुल वाला और वो सीन ना बने, इसलिए ये हल्की फुल्की सी भी फीस रखी होती है। बाकी ये मोस्टली हम सर्विंग बेस पे ही वर्क कर रहे होते हैं, तो ये सर्विंग बेस ये इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फी एक साथ देनी होती है या हम हर मंथ दे सकते हैं? नहीं, एक साथ ही होती है क्योंकि अब ये ही काम तो नहीं ना करना। जी तो सर, मेरी आपसे क्वेश्चन था। जी जी सर हम लोग सर मैं एमएस कर रही हूँ, पर मेरी इंग्लिश ऐसे आप कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस, सर मैं लिखने में लिख लेती हूँ लेकिन मुझे बोलने में और कभी लिखने में बहुत ज्यादा इशू आता है। सर मुझे बताएं कि मैं इसका क्या करूँ, और मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। अच्छा, जो बोलने की बात है वो हम इस सेशन में नहीं कर रहे। आपने देखा होगा मैंने कहीं पे भी बोलने की बात नहीं जी की, सर। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का वो सर अलग से सेशन होता है। वो अगर आप ज्वाइन जी करते हैं सर। तो आपको वहां पर स्पेशल प्रैक्टिस भी नहीं करवा सर, रहे होते हैं। लिखने का भी सर मुझे हाँ वो लगता है मैं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। जी जी सर मैं मैं आता इसका हूँ क्या आपको। करूँ? जी मैं आपको पूरे सवाल पे आता हूँ। तो स्पोकन के मैंने लिए तो मैंने आपको पूछा बताया कि आप स्पोकन इंग्लिश सेशन ज्वाइन कर सकती हैं, और वहाँ पे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी। वो 1 महीने का सेशन होता है, तो उनका काम ही प्रैक्टिस करवाना, यानी वो काम ही स्पोकन पे कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्पोकन ही आपको वहाँ पे करवाते हैं। जब आप और वहाँ पे क्या होता है कि आप यानी अपने स्टूडेंट्स के साथ स्पोक कर रहे होते हैं, टीचर्स के साथ कर रहे होते हैं, पूरे ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो आपका जब आप वहाँ पे बोल सकते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है। और यहाँ इस सेशन में भी हम कोशिश कर लेंगे कि थोड़ा बहुत यानी इस पे प्रैक्टिस करें मजीद। उसके बाद जो राइटिंग में सर, आ स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो भी आप कंडक्ट करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का एजुकेशन सिस्टम कंडक्ट करवा, वहाँ पे मैम और वो मैम कंडक्ट करवाती, अलबत्ता अल्लाह का एजुकेशन सिस्टम ऑफर कर रहा है बिल्कुल। उसके बाद राइटिंग सर का जो इसकी, इशू है। जी जी सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर। जी जी सर इसकी जो फी है वो हमने एक ही दफा मतलब स्टार्ट में करवानी है ना, मतलब हर मंथ दोबारा दोबारा तो नहीं होगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब जो आपका राइटिंग का इशू आ रहा है, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ये सीन बनता है कि आप कॉन्फिडेंस, जब आप गलतियां कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। उसका हल आप ये करें, आप पैराग्राफ लिखें, उसमें आप क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, उस पैराग्राफ को जब आप चेक करवाएंगे तो उसमें से जो गलतियां निकली 5-7 गलतियां निकली, जब वो 5-7 गलतियां निकले या 10-12 भी निकले, तो आप उन गलतियों को पॉइंट आउट करें कि मेरी ये गलती किस किस जगह पे है, तो वहां पे वर्क करें। उसके लिए मैंने वैसे 2 तरीके आपको बताए। एक तो ये कि सारा ही स्टार्ट कर ले शुरू से लेके, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कवर करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लें वैसे, यानी 1 बाय 1 सर आप सारी ग्रामर स्टार्ट से करवाएंगे? ABC से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो बिल्कुल आप यानी इशू है राइटिंग में तो वो ये तरीका आप कर सकते हैं, यानी 1 बाय 1 सब चीजों को लेके चलें और उसके बाद कर लें। या फिर ये कि जो मैंने इम्प्रूविंग के लिए आपको टेक्निक्स बताई थी उनके थ्रू आप इम्प्रूविंग में जा सकते हैं। अपनी गलती को देखें, वहां पे आप गलती कर रहे हैं, उसके बाद उस गलती को ठीक करने की कोशिश करें। सर मेरे पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसे मैं दिखा सकूं। सर मुझे रिसर्च पेपर के लिए समरी लिखनी होती है तो मैं उसे गूगल ट्रांसलेट पे अपनी तरफ से मतलब जो माइंड में आ रहा था उसे लिखती हूँ, फिर जहाँ पे मिस्टेक होती है फिर उसे गूगल से ही चेंज कर लेती हूँ। तो कई दफा गूगल से कुछ चेंज आ रहा होते हैं वोकैबुलरी में, सेंटेंस में। हम इसीलिए ही आपके पास हैं। आपके पास टीचर, जिसके जी पास सर। टीचर नहीं होता उसी के लिए तो हम टीचर हैं। जी तो सर बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप हमें करें सेंड, हम इंशाल्लाह जरूर आपको चेक करके गलतियां भी बताएंगे, उनको ठीक करने का तरीका भी बताएंगे। सिर्फ तरीका नहीं बताएंगे बल्कि ठीक भी करवाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। जिस व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगा हुआ था लिंक का, वहीं पर कांटेक्ट करें।
ये नंबर आपको नीचे भी दिया गया है, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है, यहाँ पे भी फॉर ज्वाइनिंग व्हाट्सएप ये भी दिया गया है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जी, मजीद किसी का कोई सवाल? ओके गुड, किसी का कोई फी सवाल नहीं? पेमेंट मेथड आप ग्रुप में शेयर करेंगे, जी द फी पेमेंट मेथड, फी कैसे पे करनी है वो आप ग्रुप में बताएंगे कैसे देनी है जी और जी किस बिल्कुल, नंबर पे आप सेंड ये करनी इस नंबर पे मैसेज कर लें और ग्रुप में भी अभी मैसेज शेयर हो जाएगा। है? ओके सर, थैंक यू। हर मंथ स्टार्ट नहीं होता, जब सेशन ही 3-4 मंथ का, तो एक सेशन जब ज्यादा होता है तो हम दूसरा सेशन शुरू नहीं करते। तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट 6 माह में यही एक सेशन होगा, क्योंकि 3 माह का ये सेशन है, उसके बाद हम पीएमएस के सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो वो कंप्लीट होंगे तो दोबारा से फिर इंग्लिश पे आएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए नेक्स्ट पे ना रहे, जो मौका मिल रहा है उसी को ही अवेल करें। आपके सबके क्वेश्चंस हो गए? मजीद भी नेक्स्ट भी किसी का कोई सवाल हो, नंबर भी आपके पास है, किसी को टीचर नहीं अवेलेबल, चेक करवाना चाहते, कुछ भी, ऑलवेज अवेलेबल। टाइमिंग का, हाँ टाइमिंग का नहीं हुआ, टाइमिंग अल हक के तमाम कोर्सेज में बेफिक्री वाली होती है, यानी हम हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं होता। जितने भी इनरोल स्टूडेंट होंगे उनसे हम डिस्कस कर लेंगे, जो सबके लिए सूटेबल होगा वो इंशाल्लाह टाइम रख लिया जाएगा। टाइम का इशू यहाँ पे नहीं होता, होगा इवनिंग में, 7 बजे 8 बजे 9 बजे यही टाइम होता है आमतौर पर। सर ये बता सकते हैं कि पीएमएस और सीएसएस में क्या फर्क है? इस पे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में हम सेशन करेंगे, ये वो लंबी चौड़ी बात है। वैसे मैं लिंक भी अल्लाह का एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल पेज पे अपने वहां पर मैंने अपडेट कर दिया होगा, लेकिन पीएमएस क्या होता है, इसकी तैयारी क्या है, नेक्स्ट हफ्ते में इंशाल्लाह उसके मतलब कंप्लीट सेशन करेंगे। आपको सब्जेक्ट्स का भी बताएंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी बताएंगे, उस तमाम चीजों का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, अपकमिंग वीक में। ठीक है। जी ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइनिंग का, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान, और होपिंग दैट सेशन के साथ इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।